हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। आज हमारे पास एक बहुत सा एक्साइटिंग सा वेरी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल पैनल है जिसमें हमारे साथ हमारे 3 एजुकेटर्स हैं, वेरी यंग गाइज, शोभित, अथर्व एंड प्रणय. First of all, welcome to our show. Thank you so much. You know, you're very young guys and giving all the gyan of education on social media, plus you're also running your own edtech startups. Like, how do you even balance? I'll just start with you. We have started this like 3-4 years ago. तो हम लोगों को स्टार्टिंग तो हमने YouTube से की थी. तो YouTube पे वीडियोस बनाते बनाते बच्चों से कनेक्ट करते करते वो इट डिडंट फील लाइक अ टास्क एनीमोर कि अब ये कोई पर्टिकुलर टास्क है जिसके लिए मैं अलाइन नहीं हूँ. मुझे वो चीज़ करना बहुत पसंद है, हम लोगों को सब लोगों को चीज़ बहुत पसंद है. फिर इवेंचुअली जब हमने उसको शिफ्ट किया एडटेक प्लेटफॉर्म पे, तो भी वो हमने कभी भी उसको एक कंपनी या कॉर्पोरेट की तरह नहीं देखा, बिजनेस की तरह कभी नहीं देखा उसको. तो इट्स मोर लाइक समथिंग दैट वी रियली लव टू डू. तो हम वो वी कैन जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. तो कभी इशू नहीं आया. हाउ अबाउट यू? हमारा सिंपल सा गोल था कि हमारा एक वो वाइब बनाना है पढ़ने की, कि जब भी आप पढ़ने जाते हो ऐसा बोर फील होता है कि नहीं यार स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, वो एक बहुत दिक्कत वाली बात है. तो आप लेकिन जब आप दोस्त के साथ पढ़ते हो या जब आपको लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट आपका दोस्त समझाता है, दैट टाइम यू आर लाइक अरे भाई समझ आ गया, हर चीज़ समझ आ गई. सो हमें वही चीज़ पूरी तरह इम्प्लीमेंट करनी थी सभी टॉपिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए, और यही सोच के हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी और वीडियोस के साथ स्टार्ट किया. नाउ वी वांटेड कि व्हाई नॉट कि हम क्लासरूम्स भी ऐसे बना दें. तो हमारी एक टैगलाइन भी है, नॉट दैट ऑर्डिनरी क्लासरूम वाइब. क्लासरूम में तो प्रॉपर वाइब आती ही नहीं थी. एग्जैक्टली, तो वैसी वाली वाइब. शोभा, टेल मी वन थिंग, सिंस यू गाइस आर देयर ऑन यूट्यूब पे अगर कोई भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, पीपल स्टार्ट कॉलिंग देम इन्फ्लुएंसर्स. ओके, but how is being an education influencer, or you know, you are educating people, bright minds, young minds जो अपनी country का future है, how is it different from being any lifestyle or fashion influencer? मतलब बहुत responsibility लगती होगी ना कि yes, whatever I am speaking, whatever ज्ञान I am giving has to touch that point. वही सेम चीज़ जो आपने बोला ना, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील है. स्टार्टिंग में नहीं होती थी. जब स्टार्ट करा था, जब मुझे पता था कि 20 फॉलोअर्स हैं, वो 20 भी मेरे दोस्त ही हैं जिनको मैंने बोल के सब्सक्राइब करवाया. बट वो सबके साथ होता है, मतलब तो शुरू में तो ऐसा था, बट जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा, जैसे जैसे मेरे को लगा कि हाँ यार काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है उसके पीछे काफ़ी लेयर्स होती हैं जिससे हम चीज़ें चेक करते हैं कि कुछ गलत ना चले जाए, क्योंकि वो अगर एक बार पब्लिक हो गया तो वो लाखों ऑडियंस के साथ एकदम सामने चला गया है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी फील होती है, ये आपने सही कहा. प्रणय, उन्होंने बोला कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं. ऑफ कोर्स एक बार जब आपने कंटेंट आउट कर दिया है, देन कितने सारे बच्चे, कितने सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो आपको ट्रस्ट करके उस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, उस मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, एंड उनका पूरा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंडेंट है. एंड यू नो, पर्सनली ऑल्सो आई हैव सीन ऑल 3 ऑफ यू, लाइक सबकी मैंने वीडियोस देखी हैं. आई हैव सीन कि आप लोग बहुत थॉरो रिसर्च के साथ बोलते हो. यू नो, whenever you're speaking, whenever you're saying something, even if you're talking about a book or any particular method or term, you know, you have that conviction. तो इस कोई ऐसी बुक्स हैं या कोई इस तरह का जो स्टडी मटेरियल जो आप पहले अपने आप you know, you just go through before going out public? करेक्ट. इसमें मैं शोभित के साथ में बिल्कुल अलाइंड हूँ. जैसे आपने बोला कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग या कुछ भी करने में एट मैक्स क्या गलत हो सकता है. आप कोई गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. हाँ, किसी का ट्रिप खराब हो जाएगा, किसी के कपड़े सही से दिखेंगे नहीं किसी फोटो के अंदर. हमारे केस में ऐसा है कि हमने कुछ गलत बोला तो हो सकता है कि वो उतना ही देख के हमारे ट्रस्ट पे अगले दिन एग्जाम देने चले जाए, उसकी लाइफ रूइन हो. करेक्ट. तो वी हैव टू मेक श्योर कि यार वो जब मार्क्स, वो जब आंसर लिख के आएगा और ये सोचेगा कि मैंने इस वीडियो में से देखा था, तो वो सही होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग भी, अब जैसे हम लोग जो भी हर साल कुछ ना कुछ मटेरियल आता रहता है, हम सब कुछ रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल बेस्ट है. उसमें से जो जो चीज़ें हमको लगती है हम कुछ चीज़ें यूटिलाइज करते हैं. मेनली तो स्पेशली 9-10 CBSE के लिए NCERT बुक होती है जिसके अंदर से हम मेजर चीज़ें फॉलो करते हैं. फिर कुछ और एडिशनल बुक्स आने लग गई हैं, तो उसमें से हम ले लेते हैं. जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, हम लोग जैसे रिसर्च करके लाते हैं, तो हमको जो भी बेस्ट लगते हैं. जैसे मैंने पर्सनली ओसवाल की बुक्स यूज़ की थी, तो वो बुक्स को हम खुद, मतलब क्योंकि मुझे ट्रस्ट है, तो मैं वो बुक्स से क्वेश्चंस वगैरह टैली करता हूँ, आंसर्स टैली करता हूँ, और फिर आई मेक श्योर कि यार ये परफेक्ट कंटेंट पीस बन गया है, अब इसको हम आउट कर सकते हैं. तो इसलिए हम लेयरिंग में चेक करते हैं, NCERT चेक करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की जो बुक्स आती हैं वो चेक करते हैं. इन बुक्स के बाद में फिर हम लोग वीडियोस के अंदर उस चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं. आप कोई इस तरह का स्टडी मटेरियल या फिर आप इस तरह का कुछ रिसर्च पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंबर हमारे टाइम पे खैर ऑफ कोर्स यूट्यूब पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, बट येस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते थे. दोज 5 years 10 years
और 15 इयर्स, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं, नॉट वेरी यंग स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जो बोल रहे हो हमारे टाइम पे, लाइक हमारे टाइम पे भी इतना डिजिटल नहीं होता था, ठीक है। तो जब डिजिटल नहीं होता था तो बच्चों के पास सिर्फ एक बुक थी जो एनसीईआरटी थी। सीबीएसई को भी पता था कि एनसीईआरटी है, बच्चे मैक्स टू मैक्स उससे पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, तो उनको भी पता था सीबीएसई को कि यार एनसीईआरटी पढ़ रहा है बच्चा, साथ में प्रीवियस के 5-6 साल के क्वेश्चंस देख रहा है, वही देख के आ रहा है, तो उस समय पेपर का लेवल भी वैसा ही होता था। आपको एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखते थे। अब सीबीएसई को पता है कि पहली चीज ये बच्चे डिजिटल भी देख रहे हैं, दूसरी चीज 100 और बुक भी आ चुकी हैं, तो अब सीबीएसई डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं डालता है। अब सीबीएसई कॉन्सेप्ट तो वही डालेगा, पर ऐसे डालेगा कि थोड़ा घूम के आओगे, फिर तुम्हें आंसर वो लिखना पड़ेगा। तो वो जो घूमने वाली चीज है अब वो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे हम पहले कहते थे ना, ओ ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, राइट, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, पर अब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अब बस वो घुमा के दिया है, तो बच्चे को वो प्रैक्टिस एनसीईआरटी में नहीं मिलती, वो मिलेगी क्वेश्चन बैंक्स में, सैंपल पेपर्स में। हमारे टाइम पे आते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, अब आते हैं सैंपल पेपर्स कि भाई जो सीबीएसई ने रिलीज करा है ना, उससे रिलेटेड ये पेपर है, इन 5 पेपर को करके जाओ, तभी तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सही जा पाएगा। तो हम भी बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि यार एटलीस्ट उस फाइनल रणभूमि में उतरने से पहले ना तुम 3-4 बार सैंपल पेपर कर लो। मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली ओसवाल के, पिछले 3 साल से ओसवाल के रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ पर्सनली मैंने वो चीज़ वेरीफाई कर रखी है। हर साल जो भी आता है मार्केट में सैंपल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक कुछ भी आता है, Have you tried them personally? मैं खाली ओसवाल के नहीं, मैं 10 ब्रांड के लेता हूँ, और उस 10 को मैं कहता हूँ बच्चों तुम मत करो यार, तुम पैसे मत खर्च करो, मैं पैसे खर्च कर देता हूँ, मैं 10 बुक ले आता हूँ, उनमें से जो बेस्ट होगी मैं बता दूंगा। 3 साल से मेरे को ओसवाल बेस्ट लग रही है, मैंने वो बता दी। तो ये सीन है। अब जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चंस अलग तरह से फ्रेम होते हैं, इट्स नॉट जस्ट सिंपल डिफाइन ब्ला 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 एंड गिव 2 एग्जांपल्स। नो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज आई हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है। सो एक्चुअली जब सेशन स्टार्ट होता है तब से एज एन एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताना कि तुम्हें पूरे साल पढ़ना है, क्योंकि अब और क्या बताओगे कि नहीं आखिरी में जाके पढ़ना 2 महीने, ये तो नहीं बोल सकते, राइट? सो ये करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो करेक्ट मेथड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली बात करता हूँ तो जो बोर्ड्स का सिलेबस है वो मुश्किल से 2.5 से 3 महीनों का है। अगर आप सही से बैठ के पढ़ने लग जाते हो ना, तो आप 2.5 से 3 महीने में सिलेबस फिनिश कर सकते हो। तो अब जैसे आपने बताया आखिरी में जागते हैं, तो 95% बच्चे आखिरी में ही जागते हैं। जो 5% है वो पढ़ रहे हैं अपना। जो बचे हुए बच्चे 95% है वो आखिरी में जाके उठते हैं, उनको समझ आता है कि भैया अब तो हमारे पास बस 1 महीना बचा एग्जाम के लिए, अब हम क्या करें, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हमको बता दो जिससे कि हमारा 95% आ जाए, 100% आ जाए। तो पॉइंट यही रहता है कि हम आखिरी के टाइम पर उन लोगों के लिए 1 शॉट वीडियोस लाते हैं, ऐसे नोट्स लाते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं। जैसे कोई टॉपिक है, टॉपिक में से 5 सवाल उठ के हमेशा आए हैं, तो हम वो सवाल उनको देते हैं, वो क्वेश्चंस उनको देते हैं। ये रिसर्च कहाँ से करते हो? ये रिसर्च हम जैसे पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं या 10 सालों के जो पेपर्स हैं, उनमें एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे लेट्स से कोई चैप्टर है, इस चैप्टर से इस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, तो वो सारे सवाल निकालें। फिर जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये सब आप कहाँ से? ये सब हम जो क्वेश्चन बैंक्स होती हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले साल के सैंपल पेपर्स होते हैं, ये सब हम वहाँ से निकालते हैं। एंड द रिस्पांस हैज बीन गुड सो फार। मतलब स्टूडेंट्स चीज यूज करते हैं। स्टूडेंट्स का कैसा फीडबैक रहा है? हैव यू सीन देयर मार्क्स इंप्रूविंग इस तरह का कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके? मैं बताता हूँ ना आपको, स्टूडेंट्स हमें लीकर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया मैथ्स का पेपर जो था ना, जो आपने क्वेश्चंस बताए थे एग्जैक्ट सेम उठ के आए हैं। और इसका प्रूफ है जो मैंने एग्जाम के बाद जो उनके जूनियर्स हैं उनको दिखाया है। हर एक क्वेश्चन क्या होता है, जब बोर्ड का एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो हमारा ऐसा सीन था लास्ट ईयर कि सुबह बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10 बजे, मैं लाइव गया था सुबह 4 बजे यूट्यूब पे, और मेरे सामने 1,70,000 बच्चे बैठे हुए थे जिनको मैं पढ़ा रहा था और ये बता रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लास्ट मिनट रिवीजन। हाँ, तो वो 1.5 लाख बच्चे जो हैं, जो मेरे सामने थे, पहली बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ यार इन्होंने भरोसा करा है मेरे ऊपर, सुबह सुबह 4 बजे उठ के मेरे को लाइव देख रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसी चीज़ बताऊँ कि हाँ यार जो चीज़ आए लास्ट मिनट, एकदम लास्ट मिनट। तो मैंने वो क्वेश्चंस रिसर्च करे थे जिनका मेरे को पता था आने के चांसेस मैक्सिमम है, और वो आए। अब उसके पीछे रिसर्च ये थी कि आप मेरी आके टेबल देखोगे, अगर जो मेरी टेबल है काफ़ी बड़ी टेबल है, उस पर मिनिमम मैंने 26 से 27 पेपर्स जो पिछले साल आए थे वो खुले हुए रखे हुए थे।
और वहाँ वो बस गंदे गंदे कर दिए मैंने कि ये पेन से गोला लगाया, ये गोला लगाया, ये टिक लगाया, ये टिक लगाया, देखो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब इस साल भी आएगा। और वो आया। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो लाइव में बताया सुबह 4 बजे, वो सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया बोर्ड एग्जाम में। तो वो रिसर्च है, वो भरोसा है बच्चों का हमारे ऊपर। कभी पेरेंट्स का भी कमेंट्स आते हैं? पेरेंट्स हमसे मिलते हैं जब हम पेपर के बाद एग्जाम सेंटर जाते हैं। तो जैसे एग्जाम खत्म हो रहा है 1 बजे और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ 12:30, 12:50 तक, तो बच्चा नहीं निकला है पर पेरेंट्स हैं। तो बच्चे से पहले पेरेंट्स मिलते हैं कि सर सही गया होगा पेपर। मैंने कहा आप मेरे पे भरोसा रखो ना, मैंने पढ़ाया है, आएगा, अच्छा आएगा। और वो बच्चा बाहर निकलते ही पापा को देखता है, फिर मेरे को देखता है और कहता है भैया फोड़ दिया। वो एक वर्ड है कि भैया 100 बटे 100 हैं। तो ये चीज़ है। प्रणय एंड अथर्व, आपका मैंने सुना भी है कि आपको कोई एक बहुत बड़ा सा हैंडसम सा ऑफर आया था टू एक्वायर योर कंपनी, बट व्हाई डिड यू रिफ्यूज? मैम जब ये ऑफर आया था, इट वाज अ वेरी बिग ऑफर, इट वाज अ 21 CR ऑफर, बहुत बड़ा अमाउंट था। कितने साल पहले की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। तो उस समय पर जब ये ऑफर आया था, हमने विदाउट इवन थिंकिंग स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि पिछले 4 सालों में अगर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ पे किया है तो वो बच्चे पे किया है। पढ़ले इज़ अ स्टूडेंट ड्रिवन ब्रांड। हमारे यहाँ पर ये नहीं चलता कि हम कितने प्रॉफिट बनाते हैं, कितना लॉस बनाते हैं। हमारा ये होता है कि भाई ये वीडियो जब जाएगा तो ये वीडियो कितना फ़ायदा करेगा। हम जिस भी ब्रांड के साथ जुड़ेंगे फिर बाद में यही होना है कि अरे प्रॉफिट नहीं बैठ रहा, लॉस नहीं बैठ रहा, हमें वो सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए भाई बच्चा जाए एग्जाम में ढंग से करके आए, वो बाकी का ऊपर नीचे का हम सब देख लेंगे। इसलिए ये चीज़ हमको नहीं छोड़नी थी, वो प्यार नहीं छोड़ना था। इतने लाखों बच्चों का प्यार जब मिलता है तो उस मतलब वो चीज़ अलग ही एक मोटिवेशन देती है, उसका मोटिवेशन अलग होता है, आप उसको नहीं खरीद सकते किसी चीज़ से। और इसलिए हमने वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया था। मतलब उस टाइम पे ऐसा था, $2-3 मिलियन का ऑफर एकदम से रिफ्यूज़ करना, सबको ऐसा लगा था कि भाई किस 20-25 करोड़ रुपए होते हैं, ये क्या कर रहे हो। घर वालों ने भी बोला होगा कि मतलब क्या सोच रहे हो। करेक्ट। बट फिर घर वालों को ये चीज़ पे कन्विंस थे कि अगर हम इसको इतना बड़ा बना सकते हैं तो और बड़ा बन सकता है, और फिर वो बच्चों के प्यार से बनाए तो वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी वो चीज़ नहीं जानी चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए आए थे उससे शिफ्ट हो जाए। हमारा फोकस क्लियर है, उस फोकस को अलाइन करके जो जो हम कर सकते हैं बेस्ट वो हम करेंगे। जो वहां से डाइवर्ट करेगा उस पर हम आउटराइट मना कर देंगे। फिर वो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल 3 ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको अपना बिजनेस आगे ग्रो करने के लिए you must be thinking about that as well, right? हम सोचते जरूर हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम उस चीज पर सोचने लग जाएंगे ना तो हमारी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। और हमने यही देखा है कि पिछले 4 सालों में जब भी हमने क्वालिटी पर फोकस किया है, हमने कंपनी को बहुत सही से रन किया है उस केस में। जब अगर आप कंपनी पर फोकस करने जाओगे कि नहीं प्रॉफिट नहीं बैठता, लॉस नहीं बैठता, तो बच्चा बोलेगा कि यार मैं पढ़ने आया हूँ आपसे। मतलब आप हर रोज प्राइस बढ़ाते हो, कम करते हो, अपने अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो पढ़ने आया है। उसको आप जब बेस्ट दोगे तो वो अपने आप आपकी कंपनी को ग्रो करेगा। लाइक एडटेक बिजनेस और बिजनेस में मेरे को ये अंतर लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ बच्चे से जुड़ी है, हम बच्चे से जुड़े हैं। और बिजनेसेस में अगर एक्वायर हो रहा है तो शायद वो एक पॉजिटिव चीज़ देखी जाती है। यहाँ पे अगर हम एक्वायर हो रहे हैं या फिर हम किसी एक कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो बच्चा ये सोचेगा यार इसको इन्फ्लुएंसर मानता था, इसको टीचर मानता था, इसको एक अपना आइडल मानता था, ये भी बिक गया। तो वो थिंकिंग है जो मेरे को भी आएगी अगर मैं हूँगा कि यार अभी तक तो सही पढ़ा रहा था, अब क्या हो गया, वहां जाके बैठ गया, वहां पे क्या कर रहा है। तो उसका वो एकदम लेमन भाषा में इकोसिस्टम से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वही तो इतना ट्रस्ट करके मैंने पूरे साल तेरे पे ट्रस्ट करा, आखिरी में तो इस तरह से कर उसका इस पूरा इकोसिस्टम से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। फिर ट्रस्ट खत्म कि फ्यूचर में भी यार मैं किसी से पढ़ूंगा, इस पर पूरा ऐसा मतलब जी जान से पढ़ूंगा कि नहीं ये बेस्ट टीचर है, कल कोई कहीं और चले जाए। और बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं इस मामले में। मतलब सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रहते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं, ट्विटर, सब जगह कनेक्टेड रहते हैं। जब बच्चे मिलते हैं ना, एक्चुअली में हमको कहीं पे हम जा रहे हैं तो बच्चे एकदम से पहले हमारे पास एक थर्ड आई है, हम पहचान लेते हैं कि इसने हमको पहचान लिया है। और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब हम अपना नॉर्मल जो कर रहे होते हैं वो करते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हो गया, किसी मॉल वॉल में हो गया, फिर वो बच्चा धीरे से आता है तो उसकी चाल से भी हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये पहचान गया हमको, हमारे पास आ रहा है थोड़ा। अब जब वो आता है ना और जब वो बोलता है ना प्रणय भैया, और ये बोलते से वो पैर छूता है, फिर भले मैं बहुत मुझे ऑकवर्ड लगता है, मैं ऐसे दूर हो जाता हूँ और मैं भी ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, भाई नहीं ऐसा मत करो, मुझे इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ मैं। पर वो जो रिस्पेक्ट दे रहा है आके, वो अपनी फैमिली के साथ में वो सब छोड़ के यहाँ पे आया मुझसे मिलने या हम सबसे मिलने, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी वो जो रिस्पेक्ट है, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो हमसे नहीं मिल पाते होंगे, वो सोचते होंगे, तो वो हम ध्यान रखते हैं और वो सोचते हैं कि उसको कभी नहीं खत्म करना है।
ये जो हमने कमाया है ये 3-4-5 मिलियन जो भी हो उससे बड़ा है ये, कि कोई आता है वो बिल्कुल आते से पैर छूने के लिए जाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पेरेंट्स वाली बात तो लेजिट मतलब ऐसी है कि आजकल बहुत सारे बच्चे अपने स्मार्ट टीवी पे लेक्चर लगा के बैठ जाते हैं, तो उनकी फैमिली भी बैठी होती है तो वो भी देखते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा हूँ, अब टीवी पे पढ़ रहा हूँ, इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। ईजी। तो इसलिए पेरेंट्स भी जान जाते हैं कि अरे ये तो वही भैया है ना जिससे तू पढ़ता है, तो वो एक अलग ही नोशन सेट हो चुका है। जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने बोला कि यू नो व्हेन, तब उस टाइम वो टीचर और एजुकेटर वाली फीलिंग नहीं आती थी, बट व्हेन यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट, लाइक I don't know exactly how old were you that time, but I'm pretty sure very young. तो ये पर्सनल जर्नी आपकी एज अ स्टूडेंट योरसेल्फ टू एन एजुकेटर ऑल ऑफ अ सडन, हाउ डिड इट बिगैन? सोचा क्या पहले इतनी, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को लगता है ना इतनी पढ़ाई करने के बाद अब क्या है, पहले तो आपने इतनी पढ़ाई खुद के लिए करी, एंड नाउ ऑल थ्री ऑफ यू आर स्टार्टिंग बिकॉज यू हैव टू टीच अदर्स लाइक मिलियंस ऑफ इंडियंस। मैंने मेरी जो पर्सनल जर्नी है ना वो मैं क्लास 10th में स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं क्लास 10 से कुछ इधर उधर सोचता रहता था कि कुछ अलग करना है, ऐसा नहीं करना है जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो कुछ अलग करने के लिए मैंने पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अपना एक अलग ही चैनल था वो करके फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते हैं। ये 2016 के आसपास की बात है, तब रेवोल्यूशन इतना नहीं आया था, तब ना इतना इंटरनेट पेनिट्रेटेड भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ता गया, फिर 11-12 जैसे तैसे करके मैंने निकाली। बट ये चीज़ अच्छी हो गई कि मैंने 10th और 12th में अच्छे मार्क्स निकाल दिए, तो मम्मी पापा को भरोसा हो गया कि ठीक है अब तेरे जो करना है वो कर ले थोड़ा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद में जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि यार जैसा अब मुझे प्रॉब्लम हुई थी 10-12 के टाइम पे अपने, तो उस टाइम पे कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, कुछ ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं था जिससे कि मैं भरोसा करके एक बार में सब कुछ कर सकूं। तो वो जो गैप थी वो ब्रिज करने की हमने कोशिश की थी। तो फिर हमने कोविड में इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल फ्री रखा था। सारे बच्चे जो भी हैं उनको सारे हैंड रिटन नोट्स हमने दिए थे, हाथ से लिख के बना के दिए थे, वीडियोस बना के दिए थे, लेक्चर्स बना के दिए थे। ये सारी चीज़ें हमने तब से स्टार्ट की थी। तो इस सब का फ़ायदा कहाँ हुआ? जो मैंने 10th में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था दूसरा, तो वहाँ से एक एक्सपीरियंस आया कि भाई बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं, वीडियो कैसे बनता है, एडिटिंग कैसे होती है, थंबनेल क्या होता है, मटेरियल कैसे देना होता है, ऑडियंस इंगेजमेंट, ये सब कुछ क्या होता है। तो वो भले ही उस टाइम पे चला, थोड़ा ऊपर नीचे हर्डल्स आए, बट इवेंचुअली फिर वहाँ की लर्निंग में कभी भी मतलब वहाँ से मैं सच में सीखा कि आप जब किसी भी चीज़ में फेल होते हो या ठीक से नहीं कर पाते हो, मैंने उसके बाद में एक स्टार्टअप भी किया, वो भी काम नहीं किया, तो मुझे समझ में आ गया कि वहाँ से जो भी लर्निंग्स मिली है वो मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि यहाँ क्या नहीं करना है, इसको अगर सही करना है तो। इन्होंने मेंशन करा कि कोविड में स्टार्ट किया, एंड आई थिंक कोविड किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टार्ट करने का सही समय था। इट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एवरीबडी हु इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया। उस टाइम पे और अब के टाइम में यू नो हाउ हैव यू इवॉल्व्ड? और अगेन इफ आई टॉक टू यू लाइक आज से 7-8 साल पहले, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर टू एन एजुकेटर? सो अगर मैं मेरी जर्नी की बात करता हूँ, why I started this because of a very bad experience in my life। क्योंकि जब मैं 12th में था, जब मैं मेरी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, सो इट वाज अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर मी। वो टाइम था जहाँ पर मुझे पूरा डेडिकेटेडली पढ़ना है, लेकिन ड्यू टू सिस्ट इन माई चेस्ट मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था। सो जब वो चीज़ हुई, जब मैं घर पर था, तो मैं रोज़ यही बोलता था कि यार मुझे जाना है, कोचिंग जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा क्लियर। और मैं यही देखता था घर पे कि कैसे पढूं, क्या करूं, लेकिन बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन एट ऑल, कोई ऑप्शन नहीं था। ऑनलाइन भी ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, कुछ कंटेंट नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि यार कुछ हाथ में मेरे है ही नहीं जो मैं पढ़ सकता हूँ घर से। एंड दैट टाइम मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा एक बार ये सब क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाती है, मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँगा स्पेसिफिकली लेट्स से उन बच्चों के लिए जिनके पास शायद ये रिसोर्सेज नहीं हैं या उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ नहीं है या कुछ भी और इशू है, सो दैट मैं उन तक डिजिटली पहुंच पाऊँ। तो मेरा प्लान ये बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आया 2020 के अंदर, व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस, कोविड आ गया, लॉकडाउन हैपेंड। तो अब सब घर पे थे, पूरी दुनिया घर पे थी, लोगों मतलब बच्चे घर पे थे, उनके पेरेंट्स घर पे थे, टीचर स्कूल से पढ़ा रहे थे, नो एस्केप, एग्जैक्टली। और टीचर जब स्कूल से पढ़ा रहे थे तो दे वर नॉट वेल वर्ज विद द टेक्नोलॉजी, तो उन्हें वो जूम पर पढ़ाना ढंग से आ नहीं रहा था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। सो दैट वाज द टाइम जब हमने फ्री कंटेंट देना चालू किया। हमारे पास बहुत सारे बड़े कंपनी से ऑफर्स आए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाओ, आप इधर आकर पढ़ाओ, लेकिन मेरा एक गोल था कि मुझे अभी फ्री कंटेंट देना है। कोविड के लिए मुझे सबको फ्री कंटेंट देना है, चाहे मेरे लेक्चर्स हो, चाहे मेरे नोट्स हो, हर चीज़ हो, वो मुझे कोविड के लिए फ्री देनी है। सो मैंने वही चीज़ फॉलो की। इनफैक्ट
वो जो मैंने कंटेंट दिया था उस समय पर वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि स्कूल्स में टीचर्स वो पीडीएफ्स दे के पढ़ा रहे थे। यस, तो बिहार में, यूपी में, हर जगह पे मेरे पास बहुत सारे बच्चे भेजते थे कि भैया देखो जूम क्लास में आपके नोट्स टीचर यूज़ करके हमें पढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील होता था कि चलो ये कंटेंट अब हर जगह पहुंच रहा है। ये शोभित स्टूडेंट से शोभित भैया कैसे बने? शोभित स्टूडेंट से शोभित भैया कैसे बने, लाइक एक तो पहली चीज़ है एज फैक्टर। मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था उस समय जो पहली वीडियो थी जो बच्चों तक पहुंची थी, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी पर पहली वीडियोस से रीच नहीं मिलती है, तो करीब 3 महीने या 4 महीने बाद मेरी पहली एक वीडियो थी जो बच्चों तक पहुंची। बच्चों तक पहुंची तो जब उन्होंने कमेंट्स करे तो उन्होंने किसी ने भी शोभित नहीं लिखा, किसी ने भी शोभित सर नहीं लिखा, अपने आप ही भैया। तो मेरे को उस दिन पहली बार ऐसा जब कमेंट आया कि भैया आपने ये जो नोट्स दिए हैं, भैया आपने ये जो वीडियो बनाई है, अब हमें और चीज़ें चाहिए, तो वर्ड भैया वहाँ मिल गया मेरे को। मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है, कनेक्शन भी मिल रहा है, तो अब से मेरे को शोभित भैया ही बोलना। तो वो शोभित भैया वाला वर्ड जो था वो वहाँ से निकल के आया, तो मैंने कहा यार भैया ही बोलो। फिर धीरे धीरे मैंने 10th में स्विच करा। लाइक जब स्टार्ट करा था, जब मेरे को नहीं पता था कि यार किस तरह का कंटेंट बनाना है, तो मैं कोटा से पढ़ा था, मैंने कोटा से रिलेटेड कंटेंट बनाया कि कैसे बच्चे कोटा में पढ़ सकते हैं, कैसे हॉस्टल ले सकते हैं, कैसे पीजी ले सकते हैं। तो मैंने उस तरह का कंटेंट डाला, बट वो इतना रीच नहीं करा। एक दिन मैंने कमेंट देखा कि बच्चा कह रहा है भैया मैं 10th में हूँ, मेरे को कोटा में जाना है, पर 10th के एग्जाम है बोर्ड के, पहले ये बताओ इसको कैसे पढ़ूँ। तो मैंने कहा ठीक है 10th का बनाता हूँ। मैंने 10th की पहली वीडियो बनाई, बहुत बच्चों तक पहुंची, बहुत इन द सेंस अगर 20 आ रहे थे तो 200 व्यूज़ आए। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, बच्चे देखना चाह रहे हैं। धीरे धीरे और मैंने कंटेंट बनाया, 10th का कंटेंट बनाया। पहला साल था, पहले साल पे जितने बच्चे मेरे से पढ़े थे उसमें से एक बच्ची की रैंक 2 आ गई CBSE में। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि यार हाँ, ये चीज़ पहली बात मेरे को बनाने में अच्छी लग रही है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है शायद, क्योंकि बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी में आगे बढ़ेंगे। और एक गोल बना लिया था कि यार 10th में अगर पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी एक चैनल बनना है तो मतलब मेरे नाम से उसको जाना जाए। तो ऐसा एक गोल बना लेता है इंसान, मैनिफेस्टेशन कर लेता है। तो वो था कि 10th मतलब शोभित भैया, वो एक फ्रेज़ बनाया था मैंने उस समय। अभी तो इनफैक्ट भैया वाला इतना ज़्यादा हो गया है हमारा कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो भैया बुलाते ही हैं। जब कोई नया बच्चा आता है और नीचे कमेंट करता है कि सर ये PDF नहीं मिल रही, तो हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो नीचे आके रिप्लाई करते हैं, सर नहीं है भैया है वो, भैया बोल तब रिप्लाई करेंगे। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आप तीनों की, एंड वी रियली विश कि आप तीनों के स्टूडेंट्स, तीनों भैयाओं के स्टूडेंट्स बहुत कुछ आगे बढ़ के करें, बिकॉज हमारी कंट्री को बहुत अच्छी स्किल्ड यंग पॉपुलेशन की भी ज़रूरत है। इन द एंड आप हम डायरेक्टली अपने सारे स्टूडेंट्स को या हमारे यंग व्यूअर्स को, सिंस एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ वन मैसेज ईच इफ यू वांट टू जस्ट गिव। तो मेरे यार यही मैसेज है कि सबसे पहले तो एग्जाम सीजन आने वाला है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, थोड़ा ज़रूर रखना है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना अपने आप में एक स्ट्रेस है कि भाई बिल्कुल टेंशन क्यों नहीं हो रही है। दूसरा ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, बिल्कुल इतना बर्न आउट नहीं होना है कि आप उस चीज़ पे फोकस ना करो, क्योंकि अभी आप लोगों के टाइम पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने डिस्ट्रैक्शंस है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत अलग है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो अपने आप को पहले तो एक बिल्कुल ऐसे थपथपी दो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाओ, कम मटेरियल के साथ में जाओ और अच्छा फोकस करके अपना एग्जाम लिख के आओ। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि लुक एट द लार्जर पिक्चर। आज आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, खूब मेहनत करो, लेकिन कभी भी इस बात का स्ट्रेस मत लो कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हो पाई तो क्या होगा, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट एन एग्ज़ाम। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोर्ड्स की बात करता हूँ, तो बोर्ड एग्ज़ाम में भले ही कम नंबर आने से कभी आपकी लाइफ डिफाइन नहीं होती, ना आपका जीवन डिफाइन होता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस एम से करो कि मुझे बेस्ट करना है। अगर मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में कोई बेस्ट कर रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका रिजल्ट ख़राब आता भी है तो भी ये सोच लो कि सिर्फ ये एंड नहीं है। अभी ऐसी बहुत एग्जाम्स आएंगी लाइफ में, आगे जाके हमें और बहुत ग्रो करना है, और लाइफ में एग्जाम आती रहेंगी, ये पहली नहीं बहुत आएंगी। तो इसलिए चिल होकर पढ़ना है और हमेशा बेस्ट करना है अपना। फॉलो शोभित भैया। मजाक से हट के पॉइंट इज कि जो चीज़ें बता रहे हैं उस पर फोकस करो, जो चीज़ें बता रहे हैं उस पर भरोसा रखो। हमें एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, हमने देखे हैं बच्चे कैसे 60 से उठ के 100 पे आए हैं। तो भरोसा रखो, जैसे ऐसा बता रहे करो, 100 आएंगे। बाकी चिल करते रहो, जैसे हम तीनों करते हैं वैसे थोड़ा चिल करते रहो लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन थी, साथ ही साथ काफ़ी फन कॉन्वर्सेशन थी, एंड वी होप टू सी ऑल 3 of you very soon again. Thank you. Thank you viewers.